हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस करेंगे और इसमें बेसिकली हम परिवहन एवं संचार व्यवस्था के बारे में देखेंगे। ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से है। वर्ल्ड का ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम हमने प्रीवियस सेशन में जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल से देखा था। कौन से महाद्वीप में रेल परिवहन, सड़क परिवहन और कौन से महासागरों में जो जल परिवहन की स्ट्रीम्स है उनके बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। तो आप जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है और कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप ट्वेल्थ क्लास की जो दूसरी एनसीईआरटी का डिस्कशन किया हुआ है, तो एक बार उसको भी ज़रूर देखिए। ठीक है। तो ये जो हमारी ट्वेल्थ क्लास की बुक है, जिसमें उसका नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। ठीक है। तो इस बुक से हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 10 है हमारा, कंटिन्यूअस डिस्कशन कर रहे हैं इसमें। तो आज हम परिवहन एवं संचार यानी जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन जो सिस्टम है इंडिया का, उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। ठीक है। तो इसमें हमारा जो मेन जो थीम रहेगी वो एक तो सड़क परिवहन है, दूसरा रेल परिवहन है, ठीक है, और तीसरा जल परिवहन है, और वायु परिवहन के बारे में। तो बेसिकली हम ये तीन चार चीज़ों के बारे में डिटेल से देखेंगे कि सड़क का डेंसिटी सबसे ज़्यादा किधर है, और जो वेरियस प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, उसी प्रकार से जो भारतमाला प्रोजेक्ट है, और उसके बाद में जो रेल परिवहन से संबंधित जो वेरियस टाइप की जो पटरी का साइज के आधार पर, और उसके बाद में कोंकण रेलवे के बारे में देखेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो इसमें शुरुआत में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में बता रहा है कि जो वेरियस मार्केट है, उत्पादन स्थल है, नगर है, इनके बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, मैकेनिज्म होता है, वो किस प्रकार से रन करता है। ठीक है। तो अ, यहाँ से शुरू करते हैं कि परिवहन तथा संचार का उपयोग एक वस्तु की उपलब्धता वाले स्थानों से उसके उपयोग वाले अ, स्थानों पर ले जाने के लिए हमारी आवश्यकता पर निर्भर करता है। यानी जो परिवहन है और संचार है, इसका हम उपयोग करते हैं एक वस्तु की उपलब्धता, यानी कोई फॉर एग्जांपल फ्रूट्स का कोई बागान है, वहाँ से फ्रूट कलेक्ट किए, और क्योंकि फ्रूट वहाँ पे उपलब्ध है, और उसके उपयोग वाले स्थान यानी उसको मार्केट में ले जाना। ठीक है। तो इसके बीच में जो मैकेनिज्म यूज होता है उसको हम परिवहन कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहते हैं। वो चाहे रेल से ले जाओ या सड़क से ले जाओ या हवाई मार्ग से ले जाओ। ठीक है। तो कोई भी मीडियम हो, चाहे जल परिवहन से ले जाओ, लेकिन वो जो सिस्टम है ये बोलेंगे हम इसको परिवहन। ठीक है। मानव विभिन्न वस्तुओं, पदार्थों और विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए भिन्न विधियों का उपयोग करता है। यानी ये नीचे दे रखे हैं, स्थल, जल और वायु। ठीक है। निम्न आरेख में परिवहन के प्रमुख साधनों को दर्शाया गया है। अब इस डायग्राम को देख के सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो इसमें पहला है स्थल। तो स्थल पर बेसिकली सड़क परिवहन होता है, उसी प्रकार से रेलवे परिवहन, और तीसरा होता है पाइपलाइन परिवहन। ठीक है। अब आप सभी को पता है सड़क परिवहन, रेलवे परिवहन और पाइपलाइन परिवहन क्या होता है, क्योंकि हमने जब ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी ह्यूमन ज्योग्राफी वर्ल्ड की डिस्कस की थी, तो उसमें भी हमने ये चीज़ें डिटेल से डिस्कस की थी। उसी प्रकार से जल परिवहन एक होता है अंत स्थलीय जल, यानी कोई झील है, ठीक है, या कोई नदी है, तो उस पर हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको अंत स्थलीय बोलेंगे। दूसरा है सागरीय व महासागरीय। सागरीय का मतलब जैसे मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है, उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन का एक सिस्टम डेवलप कर लिया है। दूसरा है महासागरीय, यानी उत्तर अटलांटिक महासागरीय जो परिवहन कॉरिडोर है, जिसे हम बिग ट्रंक कहते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मैकेनिज्म हमने डेवलप किया, तो उसको महासागरीय मार्ग बोलेंगे। तीसरा है वायु परिवहन। ठीक है। वायु परिवहन में राष्ट्रीय हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय का मतलब है कि भारत के अंदर भारत के अंदर हम दिल्ली से बेंगलोर जाते हैं, तो इसको बोलते हैं नेशनल लेवल पर। और जब हम दिल्ली से न्यूयॉर्क जाते हैं अमेरिका के लिए, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिवहन। ठीक है। तो ये बेसिकली चार्ट है, इसको माइंड में रखना। ठीक है। परिवहन सिस्टम से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा आपका, हमेशा राइट होगा। ठीक है। अब हम शुरुआत में स्थलीय परिवहन के बारे में देखते हैं कि भारत में मार्गों एवं कच्ची सड़कों का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से किया जा रहा है। अब हम जब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, सॉरी एंशियंट नहीं, हाँ एंशियंट भी पढ़ते हैं, तो उसमें हम
जो वेरियस किंगडम है, साम्राज्य है, उनके बारे में देखते हैं तो वहाँ पे हमें स्थलीय परिवहन का जिक्र मिलता है। उस समय वो घोड़ों से और पैदल यात्रियों से ट्रांसपोर्टेशन करते थे, ठीक है। तो हम शेरशाह सूरी के टाइम में जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, जीटी रोड, ठीक है, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं हिस्ट्री में। तो आर्थिक तथा प्रौद्योगिकी विकास के साथ भारी मात्रा में सामानों और तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए पक्की सड़कों तथा रेल मार्गों का विकास किया गया। रज्जू मार्गों, केबल मार्गों तथा पाइपलाइनों जैसे साधनों का विकास विशिष्ट सामग्रियों को विशिष्ट परिस्थितियों में परिवहन की मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है। यानी एक होता है मेन लाइन, मेन सड़क होती है, ठीक है, और उसके जो उसको कहीं इंटरमीडिएट लाइन पर किसी दूसरे हाईवे से जोड़ने वाले जो लिंक होते हैं, लिंकेज होते हैं, उनको हम रज्जू मार्ग बोलते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो पाइपलाइन है, तो ये किसी विशेष परिस्थितियों में, यानी कहने को पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में यदि ऑयल ट्रांसपोर्ट करना हो तो हम पाइपलाइनों को प्रयोग करते हैं, और जरूरी नहीं है कि वहाँ स्थानों पर भी हो। ये हजीरा विजय जगदीशपुर पाइपलाइन है जो कोस्टल बेल्ट है अरब सागर का, वहाँ से जो मैदानी क्षेत्र है इंडिया का, वहाँ पे तेल का, सॉरी गैस का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है सड़क परिवहन, ठीक है। तो सड़क परिवहन के बारे में देखते हैं कि भारत का सड़क जाल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है। यही लाइन इंपॉर्टेंट है, सेकंड नंबर पे है। इसकी कुल लंबाई लगभग 62.16 लाख किलोमीटर है। ये 2021 22 जो 2021 का डाटा है, सॉरी, वार्षिक रिपोर्ट का, उसके अनुसार है, ठीक है। तो वर्ल्ड में टॉप पे कौन है? यूएसए है। सेकंड नंबर पर कौन है? इंडिया है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, एक मिनट, हाँ यहाँ से है। यहाँ प्रतिवर्ष सड़कों द्वारा लगभग 85% यात्री तथा 75%, सॉरी 70% बाहर यातायात का परिवहन किया जाता है। छोटी दूरियों की यात्रा के लिए सड़क परिवहन अपेक्षाकृत अनुकूल है, यानी जो शॉर्ट डिस्टेंस पर हम चीज़ें एक दूसरे, जो ह्यूमन हो या गुड्स हो, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज़्यादा एफिशिएंट रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आप जानते हैं, शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को सिंधु घाटी पाकिस्तान से लेकर बंगाल की सोनार घाटी तक सुदृढ़ एवं संगठित समेकित रखने के लिए शाही राजमार्ग का निर्माण करवाया था। कोलकाता से पेशावर तक जोड़ने वाली इस मार्ग को ब्रिटिश काल के दौरान ग्रांड ट्रंक यानी जीटी रोड के नाम से पुनः नामांकित किया था। वर्तमान में ये अमृतसर से कोलकाता के बीच में विस्तृत है, यानी पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है तो हम इसको अमृतसर से कंटिन्यू करते हैं, और बीच बीच विस्तृत है, और इसे दो खंडों में विभाजित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर, जो नेशनल हाईवे नंबर फर्स्ट है, वो दिल्ली से अमृतसर तक है, और नेशनल हाईवे नंबर 2 है, वो दिल्ली से कोलकाता तक फैला हुआ है, ठीक है। तो ये जीटी है, उसका विवरण है, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत में द्वितीय विश्व युद्ध से लेके, सॉरी, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक आधुनिक प्रकार की का सड़क परिवहन अत्यंत सीमित था। पहला गंभीर प्रयास 1943 में नागपुर परियोजना बनाकर किया गया, यानी जब 1943 में जो नागपुर प्लान आया था, ठीक है। नागपुर प्लान में ये जो एक विस्तृत लेवल पर सड़क निर्माण पर फोकस किया गया, ठीक है। राजवाड़ों और ब्रिटिश भारत के बीच में समन्वय का अभाव के कारण ये योजना क्रियान्वित नहीं हो पाई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सड़क की दशा सुधारने के लिए एक 20 वर्षीय सड़क योजना 1961 में आरंभ की गई, यानी 1961 से 71 और 81, ठीक है। तो इस 20 वर्षीय सड़क योजना में ये डिसाइड किया गया था कि जो देश के वेरियस जो कमर्शियल हब है और जो इंडस्ट्रियल लोकेशन है और जो बड़े सिटीज है, उनको आपस में जोड़ेंगे, और जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उनको एफिशिएंट करेंगे, ठीक है। हालांकि सड़कों का संकेंद्रण नगरों तथा उनके आसपास के क्षेत्रों में ही रहता है। ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों से सड़कों द्वारा संपर्क लगभग नहीं के बराबर है, यानी जो ग्रामीण एरिया है और जो पिछड़े इलाके हैं, ठीक है, वहाँ पे सड़कों का संपर्क लगभग थोड़ा कम है। निर्माण एवं रखरखाव के उद्देश्य से सड़कों को राष्ट्रीय महामार्ग और राज्य महामार्ग, प्रमुख जिला सड़कें तथा ग्रामीण सड़कों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें निर्माण एवं रखरखाव का मतलब है कि ऐसा तो है नहीं कि पूरी जो इंडिया में सड़कें बनी हुई है उसको इंडियन गवर्नमेंट ही कंट्रोल में करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल में करेगी। तो उनको कुछ ऐसी सड़कें जिसको नेशनल लेवल पे नेशनल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो रखरखाव करेगी। उसी प्रकार से स्टेट लेवल पर कुछ सड़कें हैं जो
राज्य सरकारें उसको कंट्रोल करेगी और उनको नियंत्रण करेगी, रख रखाव करेगी उनका, ठीक है। तो राष्ट्रीय महामार्ग, सबसे पहले राष्ट्रीय महामार्ग में वह प्रमुख सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित एवं अनुरक्षित किया जाता है, राष्ट्रीय महामार्ग के नाम से जानी जाती है। इन सड़कों का उपयोग अंतर्राज्यीय परिवहन तथा सामरिक क्षेत्रों तक रक्षा सामग्री एवं सेना के आवागमन के लिए होता है। यह महामार्ग राज्यों की राजधानियों, प्रमुख नगरों, महत्वपूर्ण पत्तनों तथा रेलवे जंक्शनों को भी जोड़ते हैं। राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई 1951 में 19,700 किलोमीटर से बढ़कर 2020 में 1,36,440 किलोमीटर हो गई है। यानी 1951 से 2020 तक इनकी जो टोटल लेंथ है उसमें इतना मतलब इजाफा हुआ है। राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई पूरे देश की कुल सड़कों की लंबाई का मात्र 2% है, किंतु ये सड़क यातायात का 40% भार वहन करता है, भाग, ठीक है। 2% है, लेकिन ये 40% जो यातायात का और ह्यूमन का जो मूवमेंट है उनको कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचलन 1995 में हुआ, यानी जो NHAI, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसकी स्थापना 1955 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। यह भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय है। इसे राष्ट्रीय महामार्गों के विकास, रखरखाव तथा प्रचलन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही ये राष्ट्रीय महामार्गों के रूप में निर्दिष्ट सड़कों की गुणवत्ता सुधार के लिए एक शीर्ष संस्थान है, ठीक है। तो इसको नेशनल लेवल पर, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के रूप में स्थापित कर दिया है। और ये जो राष्ट्रीय महामार्ग है, ठीक है, राष्ट्रीय महामार्गों को उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए और उनके रखरखाव के लिए, और जो भी मेंटेनेंस का काम होता है, डेवलपमेंट का काम होता है, कहीं नई सड़क बनानी हो, कहीं पे बनी हुई सड़क का पुनर्निर्माण करना हो, ठीक है, तो ये नवाचार करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो सड़क वर्ग है और उनकी लंबाई है 2020 के अनुसार, जो राष्ट्रीय महामार्ग है इनकी लंबाई है 1,36,440 किलोमीटर। राज्य महामार्गों की लेंथ है 1,76,818 किलोमीटर। और उसी प्रकार से अदर है, जो डिस्ट्रिक्ट और जो ग्रामीण लेवल की सड़कें हैं उनकी लेंथ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उनकी लेंथ है 59,02,539 किलोमीटर, ठीक है। तो जो टोटल इंडिया में जो लंबाई है सड़कों की वो है 62,15,797 किलोमीटर, ठीक है। तो ये डाटा भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश भर में विभिन्न चरणों में कई प्रमुख परियोजनाओं की जिम्मेदारी ले रखी है, ठीक है। जैसे पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। इसके अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबी 4/6 लेन वाले उच्च सघनता के यातायात गलियारे शामिल है, जो देश के 4 विशाल महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज के निर्माण के साथ भारत के इन महानगरों के बीच समय दूरी तथा यातायात की लागत महत्वपूर्ण रूप से कम होगी। अब जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर है, इसमें जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन चारों महानगरों को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंडिया का मैप ने दे रखा है, ठीक है। तो कहने का मतलब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनको आपस में जोड़ेगी ये गोल्डन क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। तो इसमें जो मैक्सिमम लेंथ है वो सबसे पहले तो चेन्नई से लेकर कोलकाता के बीच में है। यानी इस स्वर्णिम चतुर्भुज में जब दो नगरों के बीच की दूरी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा दूरी है वो चेन्नई से लेकर कोलकाता के बीच में है, और सबसे कम दूरी है वो मुंबई से लेकर चेन्नई के बीच में है, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम है और यहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, ठीक है। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे। उत्तर दक्षिण गलियारे का उद्देश्य जम्मू कश्मीर से के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी, कोच्चि, सेलम पर्वत स्कंद सहित को 4,16 लंबे मार्ग से जोड़ना है। और ये जो उत्तर दक्षिण जो पॉइंट है ना, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है, ये बिंदु याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में सीधे सीधे इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पूर्व एवं पश्चिम गलियारे का उद्देश्य असम में सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को 3,640 किलोमीटर मार्ग द्वारा जोड़ना है। यानी असम में तो सिलचर है और गुजरात में पोरबंदर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो लेंथ है वो है 3,640 किलोमीटर, ठीक है। और उत्तर दक्षिण गलियारे की लेंथ कितनी है? 4,016 किलोमीटर, ठीक है। तो ये दोनों डिस्टेंस याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है
राज्य महामार्ग, अब यहाँ पे गोल्डन क्वाड्रिलेटर और जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। इनका एक तो ओरिजिन पॉइंट याद रखना है, और उसी के साथ में जो दूसरा है जो डेस्टिनेशन पॉइंट है और लेंथ कितनी है, ठीक है। बस ये तीन चीजें दो तीन याद रखनी है। और एक बार दोबारा, स्वर्णिम चतुर्भुज में जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो है चेन्नई और कोलकाता के बीच में, और मिनिमम डिस्टेंस है वो मुंबई और चेन्नई के बीच में है। तो ये याद रखना है, चेन्नई सेंटर में है, कोलकाता की तरफ जाओगे तो मैक्सिमम लेंथ होगी, और मुंबई की तरफ जाओगे तो मिनिमम लेंथ होगी, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है यहाँ पे राज्य महामार्ग, ठीक है। इन मार्गों का निर्माण एवं अनुरक्षण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ये राज्य की राजधानी से जिला मुख्यालय तथा अन्य महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ते हैं, ठीक है। यानी जो स्टेट की कैपिटल होती है उसको जो अदर जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं स्टेट को उनसे जोड़ते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये हमारे राष्ट्रीय महामार्गों से जुड़े होते हैं। इनके अंतर्गत देश के कुल सड़कों की लंबाई का 4% आता है। यानी हमने राष्ट्रीय महामार्गों का पढ़ा था वो 2% था, और ये जो राज्य महामार्ग है इनकी लेंथ है वो लेंथ के मामले में 4% यानी 4% है, ठीक है। नेक्स्ट है जिला सड़कें। ये सड़कें जिला मुख्यालय तथा जिले के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के बीच में संपर्क मार्ग का कार्य करते हैं। यानी ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जो तहसील या जो ये, जहाँ पे एसडीएम वगैरह बैठते हैं तो वहाँ पे जो कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत देश भर की कुल सड़कों की लंबाई का 14% भाग आता है। यानी 2% नेशनल हाईवे, 4% स्टेट हाईवे और 14% डिस्ट्रिक्ट जो सड़क होती है रोड होती है वो इंक्लूड होती है। नेक्स्ट है ग्रामीण सड़कें। ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्र को आपस में जोड़ने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। भारत की कुल सड़कों की लंबाई का 80% हिस्सा ग्रामीण सड़कों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ग्रामीण सड़कों के घनत्व में प्रादेशिक विषमता पाई जाती है, क्योंकि ये भूभाग यानी जो टेरेन की प्रकृति पर को प्रभावित है। यानी जैसे थार का डेजर्ट है, वहाँ पे हम ग्रामीण सड़क बनाएंगे तो वो अलग टाइप की बनेगी। उसी प्रकार से हिली एरिया में बनाएंगे तो वो अलग टाइप की बनेगी। उसी प्रकार से मैदानी क्षेत्र में बनाएंगे तो वो अलग टाइप की जो उनका पैटर्न होगा वो बनेगा, ठीक है। तो ये जो भूभाग है यानी टेरेन एंड टोपोग्राफी है उनकी उनकी वजह से ये प्रभावित रहते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है अन्य सड़कें। अब अन्य सड़कों के अंतर्गत सीमांत सड़कें, अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग आते हैं। यानी एक तो जो बॉर्डर एरिया है इंडिया का वो सड़कें, और दूसरी जो इंटरनेशनल जो महामार्ग है, फॉर एग्जांपल म्यांमार से इंडिया में कोई सड़क आ रही है, राजमार्ग महामार्ग आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम अन्य सड़कों में इंक्लूड करेंगे। वहीं पे पाकिस्तान में जो सड़कें हैं, ठीक है, जैसे पाकिस्तान की सड़क है, जो मेन सड़क है वो वाघा बॉर्डर से इंडिया में आती है, ठीक है, तो उसको हम अन्य सड़कों में इंक्लूड करेंगे। मई 1960 में सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को देश के उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी सीमा से सटी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के तीव्र और समन्वित सुधार के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देने एवं रक्षा तैयारियों को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये याद रखना 1960 में बीआरओ बना था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्थापित किया गया था। ये एक अग्रणी बहुमुखी निर्माण अभिकरण है। इसे अति ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों से चंडीगढ़ को मनाली हिमाचल प्रदेश तथा लेह लद्दाख से जोड़ने वाली सड़क बनाई। यह सड़क समुद्र तल से औसतन 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यानी जो मेन सी लेवल है इस सड़क की हाइट है वो इतनी है, 4270 मीटर है। सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़कें बनाने एवं अनुरक्षण करने के साथ साथ बीआरओ अति ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ हटाने की जिम्मेदारी भी संभालता है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल इस मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये बर्फ चारों तरफ जो स्नोफॉल हो रखा है, बर्फ गिर रही है, और यहाँ पे ये सड़क है जो यहाँ पे जो बीआरओ के अंडर जो ऑफिसर्स हैं जो वर्कर्स है वो यहाँ पे जो स्नोफॉल है उनको साफ कर रहे हैं सड़क को। अंतर्राष्ट्रीय महामार्गों का उद्देश्य पड़ोसी देशों के बीच में भारत के साथ प्रभावी संपर्क को उपलब्ध करवाते हुए सद्भावपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना। यानी जो इंडिया का जो पड़ोसी देश है उनके साथ में कनेक्टिविटी थोड़ी अच्छी हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल है जो 9.02 किलोमीटर है, सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। ये सुरंग पूरे साल मनाली को लेह स्पीति घाटी से जोड़ती है। यानी इस सुरंग के बनने से पहले लेह और मनाली के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था वो शीत ऋतु में ठप हो जाता था यानी बंद हो जाता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अटल टनल बनाने के बाद में ये कनेक्टिविटी सुचारू रूप से चल रही है। पहले यह घाटी भारी बर्फबारी के कारण 6 महीने तक अलग थलग रहती थी। यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में औसतन समुद्र तल
से 3000 मीटर की ऊंचाई पर अति आधुनिक सुविधाओं के साथ बनाई गई है। ठीक है, यानी सुरंग को बनाने का जो मोड है उसमें ये चीजें फॉलो की गई है कि जो एनवायरनमेंट है सुरंग के अंदर का उसको कहने का मतलब स्वच्छ हवा हो, लाइटिंग हो, और जो गाइडिंग के पैरामीटर हो, वो सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे फॉलो किए गए हैं। और इसका ये याद रखना है कि ये पीर पंजाल पर्वतमाला, ठीक है, उसको उसके ऊपर ये उसमें ये सुरंग बनाई गई है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। नेक्स्ट है आपकी भारतमाला। अब भारतमाला के बारे में एक मिनट ये देखते हैं कि दक्षिणी भारत में बेंगलुरु तथा हैदराबाद और उत्तर में भारत में दिल्ली और कानपुर और पटना महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में क्यों उभरे हैं। ठीक है, अब इनका उभरने का कारण है कि जैसे फॉर एग्जांपल बेंगलुरु है वो आईटी सेक्टर में एडवांस ग्रोथ कर रहा है, उसी प्रकार से हैदराबाद है वो टूरिस्ट इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल सेक्टर के रूप में उभर रहा है। दिल्ली, कानपुर और पटना का आप सभी को पता है कि यहाँ पे एक तो मैदानी क्षेत्र है, इस वजह से पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा है, और दूसरा यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल हब के रूप में उभरा है, पर्यटन केंद्रों के रूप में उभर रहा है। ठीक है, और जो नेशनल हाईवे है, इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवे हैं, उनके ऊपर स्थित है ये नगर, तो यहाँ पे मेडिकल है, हेल्थ है, इनके रिलेटेड जो फैसिलिटीज है वो ग्रो कर रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं माइग्रेशन बढ़ रहा है, इस वजह से ये ग्रो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है एक भारतमाला एक प्रस्तावित वृहद योजना। अब भारतमाला के बारे में है कि तटवर्ती, अब भारतमाला का मतलब है कि जो इंडिया, जो प्रेजेंट टाइम में हम इंडिया का मैप देखते हैं उसमें जो कोस्टल लाइन और जो स्थलीय लाइन है, इन दोनों के जो बीच में कनेक्टिविटी प्रदान करना। ठीक है, आपस में कहने का मतलब जो कोस्टल बेल्ट से हम बॉर्डर एरिया तक जा सकते हैं और बॉर्डर एरिया से कोस्टल एरिया तक आ सकते हैं। तटवर्ती भागों से लगे हुए राज्यों की सड़क का विकास, सीमावर्ती भागों तथा छोटे बंदरगाहों को जोड़ना, पिछड़े इलाकों, धार्मिक पर्यटन स्थलों को जोड़ने की योजना। अब भारतमाला का मतलब यही नहीं है कि ये केवल सामरिक और सुरक्षा की दृष्टि से बनाई जा रही है, तो इसमें पिछड़े इलाके, धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए योजना, जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर में जो वैष्णो देवी है उनके मंदिर को, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और जो सिख धर्म से संबंधित एक इम्पोर्टेंट साइट है ये उत्तराखंड में, नाम बोल रहा हूँ मैं अभी, केदारनाथ और बद्रीनाथ के जस्ट पास में ही है। ठीक है, तो उन पर्यटन स्थलों को जोड़ना। ठीक है, उसी प्रकार से सेतु भारतम परियोजना के अंतर्गत 1500 बड़े पुलों और 200 रेल ओवरब्रिज, रेल अंडरब्रिज का निर्माण करना। ठीक है, उसी प्रकार से जो लगभग 900 किलोमीटर के नए घोषित किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए जिला मुख्यालयों को जोड़ना। ठीक है, तो ये बेसिकली सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो श्रीनगर है उसको कांडला पोर्ट से जोड़ दिया, उसी प्रकार से इधर अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसको वैष्णो देवी, और उधर वापस जो केदारनाथ, बद्रीनाथ और हरमंदिर साहिब में भी। ठीक है, यहाँ पे जो सिख धर्म से संबंधित एक इम्पोर्टेंट लोकेशन है। ठीक है, तो इनको कनेक्टिविटी प्रदान करना। उसी प्रकार से सेतु भारतम परियोजना के अंतर्गत, यानी सेतु भारतम का मतलब है कि जो रेलवे, रेल की लाइन है उसमें या तो अंडरब्रिज बना दिया या ओवरब्रिज बना दिया। ठीक है, तो इस टाइप के, और लगभग 900 किलोमीटर के नए घोषित किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए जिला मुख्यालय की सड़कों, सड़क से जोड़ना, यानी जो नेशनल हाईवे है उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ना। ठीक है, ये कार्यक्रम 2022 तक पूरा किया जाना है। ठीक है, तो अभी तो 2023 चल रहा है, तो ये पूरा हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे रेल परिवहन। अब रेल परिवहन के बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं कि भारतीय रेल विश्व में सर्वाधिक लंबे रेल जालों में से एक है। यह माल एवं यात्री परिवहन को सुगम बनाने के साथ साथ आर्थिक वृद्धि में भी योगदान देता है। महात्मा गांधी ने कहा था, अभी महात्मा गांधी का कोट है कि भारतीय रेल ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। अब कहने का मतलब जब एक हम रेल के कोच में बैठते हैं तो हमें वहाँ पे अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग क्षेत्रों से लोग हमें उस कोच में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो डाइवर्सिटी इंडियन रेल लेके चलती है, ये कहीं ना कहीं आपसी जो समरसता और सामाजिक सद्भाव की भावना है उसको बढ़ाती है। ठीक है, भारतीय रेल की स्थापना 1853 में हुई तथा मुंबई, यानी उस टाइम बम्बई बोलते थे, थाने के बीच में 34 किलोमीटर लंबी रेल लाइन निर्मित की गई थी। 1853 में शुरू हुई थी मुंबई से थाने के बीच में। देश में भारतीय रेल सरकार का विशाल उद्यम है। ठीक है, देश में भारतीय रेल सरकार का जो गवर्नमेंट है उसका भारतीय रेल है वो विशाल उद्यम है, यानी एक इंडस्ट्री बन गई है। इसका एक
रेल अलग अलग से रेल बजट पारित होता था, प्रेजेंट टाइम में मर्ज कर दिया है मेन बजट के साथ में, लेकिन ये पहले अलग से रेल बजट के रूप में इसको प्रस्तुत करते थे। भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई 67,956 किलोमीटर यानी 67,956 किलोमीटर है, जो रेल ईयरबुक है 2019-20 की। इसका अति विशाल आकार केंद्रीकृत रेल प्रबंधन तंत्र पर अत्यधिक दबाव डालता है, अतएव भारतीय रेल को 16 मंडलों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि जो रेल परिवहन के संबंध में जो इंडियन जो पूरा क्षेत्र है उसमें जो अलग अलग जोन वाइज डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखो, पहला सेंट्रल जोन। ठीक है, सेंट्रल जोन को मुंबई CST के रूप में जानते हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये है। उसी प्रकार से ईस्टर्न यानी कोलकाता, और नॉर्दर्न नई दिल्ली, सदर्न चेन्नई, और वेस्टर्न मुंबई। ठीक है, तो ये याद रखना, चार तो पांच तो याद हो गए हैं। जैसे पूर्व में कौन सा है, कोलकाता है। उत्तर में कौन सा, नई दिल्ली। दक्षिण में चेन्नई। वेस्टर्न में, पश्चिम में मुंबई यानी चर्च गेट। तो सेंट्रल और वेस्टर्न जो हेडक्वार्टर है वो दोनों मुंबई में है, यह याद रखना है। ठीक है, उसी प्रकार से ईस्ट सेंट्रल में है, ईस्ट ईस्ट सेंट्रल है हाजीपुर। ईस्ट कोस्ट भुवनेश्वर। तो ईस्ट कोस्ट का याद रखना भुवनेश्वर, यानी पूर्वी तट पर जो हेडक्वार्टर है वो भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, उत्तर उत्तर मध्य यानी नॉर्थ सेंट्रल है वो इलाहाबाद में है, जो कि इलाहाबाद यूपी में आता है, तो इसलिए ये उत्तर दक्षिण में, सॉरी, उत्तर मध्य में आता है। और नॉर्थ ईस्टर्न यानी उत्तरी पूर्वी जो हेडक्वार्टर है वो गोरखपुर में स्थित है। यहाँ पे इलाहाबाद है और यहाँ पे गोरखपुर है। ठीक है, तो ये सेंटर में आ जाएगा और ये ईस्ट में आ जाएगा। ठीक है, नॉर्थ सेंटर और नॉर्थ ईस्ट। उसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का मतलब है कि एकदम कोने में। ठीक है, तो मालीगांव गुवाहाटी, अब गुवाहाटी असम का सेवन सिस्टर स्टेट है, तो सेवन सिस्टर स्टेट का कोई लोकेशन है तो वहाँ पे ये थोड़ा कोने में आ जाएगा। उसी प्रकार से नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन है वो जयपुर में है। ठीक है, तो इस प्रकार से जयपुर में ये हो जाएगा। उसी प्रकार से साउथ सेंट्रल यानी दक्षिण मध्य हेडक्वार्टर है वो सिकंदराबाद में है। साउथ ईस्टर्न जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। ये याद रखना, कोलकाता में भी दो है, एक तो ईस्टर्न है और दूसरा साउथ ईस्टर्न है। ठीक है, उसी प्रकार से साउथ ईस्ट ईस्ट सेंट्रल बिलासपुर में है। उसी प्रकार से साउथ वेस्टर्न हुबली में है। साउथ सेंट्रल जबलपुर में है। ठीक है, तो अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है, चार पांच तो हमने पहले ही देख लिए, और दूसरे जो है वो देखते हैं एक बार। इसमें पहला तो हमने देखा सेंट्रल मुंबई, दूसरा ईस्टर्न कोलकाता, तीसरा नॉर्दर्न दिल्ली, चौथा है सदर्न चेन्नई, और पांचवा है वेस्टर्न मुंबई यानी चर्च गेट। अब मुंबई में दो है, पहला है सेंट्रल और दूसरा है ईस्टर्न। ठीक है, सॉरी, वेस्टर्न, पश्चिमी। ठीक है, मध्य और पश्चिमी रेल हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। उसी प्रकार से कोलकाता में एक तो ईस्टर्न है यानी पूर्वी, पूर्वी हेडक्वार्टर है, रेल मंडल का मुख्यालय है वो कोलकाता में है। और दूसरा हमने कोलकाता कहाँ पे पढ़ा, साउथ ईस्टर्न यानी दक्षिणी पूर्व जो हेडक्वार्टर है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो इसमें एक तो पूर्व वाला कोलकाता में है और एक दक्षिण पूर्व साउथ ईस्टर्न। ठीक है, साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में यहाँ होना चाहिए, लेकिन ये कोलकाता में है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है कि कोलकाता में भी दो है। ठीक है, उसी प्रकार से जयपुर में एक तो नॉर्थ वेस्टर्न है वो जयपुर में है, ये याद रखना है। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट है, एक तो इलाहाबाद का याद रखना है कि ये नॉर्थ सेंट्रल में। ठीक है, नॉर्थ सेंट्रल हेडक्वार्टर है वो इलाहाबाद में है। दूसरा सिकंदराबाद का याद रखना है। ठीक है, साउथ सेंट्रल, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो साउथ सेंट्रल है वो सिकंदराबाद में स्थित है। और तीसरा है जबलपुर का। ठीक है, वेस्ट सेंट्रल। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जबलपुर में वेस्ट सेंट्रल है वो जबलपुर में स्थित है। और भुवनेश्वर का आप सभी को याद रह जाएगा, कोस्टल एरिया है वहां पर स्थित है भुवनेश्वर। तो ईस्ट कोस्ट, जहाँ पे भी कोस्ट आ जाए, कोस्ट सिर्फ पूरे 16 जो हेडक्वार्टर है उनमें सिर्फ एक में कोस्ट लगता है, ईस्ट कोस्ट। ठीक है, पूर्वी तटवर्ती रेखा वाला। ठीक है, तो ये भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा में। ठीक है, आप सभी को पता है। तो ऐसे करके इन सारी चीजों को याद रखना है। और नॉर्थ ईस्टर्न में सिर्फ एक है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न नाम से भी हेडक्वार्टर एक है, और ये कहाँ पे स्थित है, गोरखपुर में स्थित है। ठीक है, और इसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की बात आ जाए तो ये गुवाहाटी असम में स्थित है, मालीगांव। ठीक है, तो ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट है, दो तीन बार इनका मनन करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है रेल पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल के तीन वर्ग में बनाए गए। ठीक है, तो जो दो जो रेलवे पटरी होती है, ठीक है, तो इन पटरियों के बीच में जो डिस्टेंस होती है दो पटरियों के बीच में, उनकी डिस्टेंस क्या है, पहली है बड़ी लाइन ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज में रेल पटरियों के बीच की दूरी 1.616 किलोमीटर, सॉरी मीटर होती है, सॉरी, यानी 1 मीटर और 1.6
1.6 मीटर होती है। ब्रॉड गेज लाइन की कुल लंबाई 63,950 किलोमीटर, यानी लगभग मैक्सिमम जो लेंथ है इंडिया में वो ब्रॉड गेज टाइप की जो बड़ी लाइन है उस टाइप की है। नेक्स्ट है मीटर लाइन, यानी मीटर गेज दो रेल पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है, यानी ये 1 मीटर है। और यहाँ पे ब्रॉड गेज में थोड़ी बड़ी है, यानी 1.6 मीटर है। ये इसकी लेंथ है वो 2402 किलोमीटर है। नेक्स्ट है नैरो गेज, इसमें दो रेल पटरियों के बीच की दूरी 0.762 मीटर से 0.610 मीटर होती है, यानी जो बिल्कुल ही कम जो चौड़ी पटरी होती है उसको नैरो गेज बोलते हैं। और इसकी कुल लंबाई 1604 किलोमीटर है, जो 2019-20 के अनुसार। ये प्राय पर्वतीय क्षेत्रों तक सीमित है, यानी जो कुल्लू मनाली है, शिमला है, इस वाले रीजन में ये बहती है। ठीक है, तो ब्रॉड गेज की लेंथ कितनी है? 63,950 किलोमीटर। उसी प्रकार से मीटर गेज की लेंथ कितनी है? 2402 किलोमीटर। उसी प्रकार से छोटी जो नैरो गेज है उसकी लेंथ कितनी है? 1604 किलोमीटर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि भारतीय रेल ने मीटर तथा नैरो गेज रेल मार्गों को ब्रॉड गेज में बदलने के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किए हैं। यानी जो मीटर गेज और नैरो गेज था, ये आज़ादी के आसपास की बात है। उस समय क्या है कि इतना तीव्र रेल ट्रांसपोर्टेशन यानी रैपिड स्पीड में रेल ट्रांसपोर्टेशन था नहीं। तो प्रेजेंट टाइम में रैपिड रेल ट्रांसपोर्टेशन में कहने का कन्वर्ट करने के लिए ब्रॉड गेज लाइन में बदल रहे हैं। इसके अतिरिक्त वाष्प चलित इंजनों के स्थान पर डीजल और विद्युत इंजन को लाया गया है। इस कदम से रेलों की गति बढ़ने के साथ साथ इनकी ढुलाई क्षमता भी बढ़ेगी, यानी एक तो स्पीड बढ़ेगी और जो माल है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ेगी, मात्रा बढ़ेगी। कोयले द्वारा चलित वाष्प इंजनों के प्रतिस्थापन से रेलवे स्टेशनों के पर्यावरण में भी सुधार होगा। पहले मतलब रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकती थी तो धुआं धुआं हो जाता था चारों साइड में। ठीक है, तो अब ये समस्या है वो कम हो जाएगी। उसी प्रकार से मेट्रो रेल ने भारत में नगरीय परिवहन व्यवस्था में क्रांति ला दी है। डीजल चलित बसों की जगह सीएनजी चलित वाहनों के स्थान पर मेट्रो रेल का प्रचलन नगरीय केंद्रों का वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, अब भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सुविधा उपलब्ध है इसके बारे में जानकारी एकत्रित करें और कक्षा में चर्चा करें। ठीक है, जैसे भारत में दिल्ली है, उसी प्रकार से मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, जयपुर है, लखनऊ है, ठीक है, अहमदाबाद है। ठीक है, तो इस टाइप के जो सिटीज है वहाँ पे मेट्रो चल रही है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान से ही शहरी क्षेत्र कच्चा माल सामग्री उत्पादन, बागान एवं अन्य व्यवसायिक फसल क्षेत्र, पहाड़ी स्थल तथा छावनी क्षेत्र रेल मार्ग से अच्छी तरह से जुड़े थे। अब अंग्रेजों को जिन जिन क्षेत्रों में जिन प्रोडक्ट की जरूरत थी वहां पे ये रेल कनेक्टिविटी करते थे। जैसे शहरी क्षेत्र में कच्चा माल सामग्री जो उत्पादन क्षेत्र था, ठीक है, जहाँ पे कच्चा माल मिलता था उनको, जैसे सूती वस्त्र था, इन टाइप के बागान थे जहाँ पे चाय वगैरह ये मिलती थी। उसी प्रकार से व्यावसायिक फसल क्षेत्र है जहाँ पे लार्ज स्केल में जैसे गेहूँ चावल का प्रोडक्शन हो रहा है। उसी प्रकार से पहाड़ी स्थल और छावनी क्षेत्र है, इनको क्या करते थे ये जो कोस्टल एरिया है उनसे जोड़ देते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से रेल मार्गों की अच्छी तरह से जुड़े हुए थे। ये मुख्य रूप से संसाधनों के शोषण हेतु विकसित किए गए थे। देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन रेल मार्गों का विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी किया गया, यानी अंग्रेजों ने उसी क्षेत्र में रेल लाइन बिछाई जहाँ पे उनको जरूरत थी। ठीक है, हिंटरलैंड से यानी सेंट्रल इंडिया से कच्चा माल पोर्ट तक ले जाते थे, ब्रिटेन में ले जाते थे, वहां से फाइन गुड में यानी गुड्स प्रोडक्ट बनाते थे और वापस वो इस आंतरिक भागों में बेचते थे। ठीक है, तो ये उनका प्रोसेस चलता रहता था। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोंकण रेलवे का विकास है, जो भारत के पश्चिमी समुद्री तट के साथ मुंबई और बेंगलुरु के बीच में सीधा संपर्क उपलब्ध करवाता है। ठीक है, यानी हम कोंकण रेलवे के बारे में एक बार देख लेते हैं कि कोंकण रेलवे 1998 में कोंकण रेलवे का निर्माण भारतीय रेल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जैसे हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे पड़ते हैं सड़क मार्ग से संबंधित, वैसे कोंकण रेलवे है वो रेलवे के संबंध में एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। यह 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग महाराष्ट्र में रोहा को कर्नाटका के मैंगलोर से जोड़ता है। इसे अभियांत्रिकी का एक अनूठा चमत्कार माना जाता है। यह रेल मार्ग 146 नदियों और धाराओं तथा 2000 पुलों एवं 91 सुरंगों को पार करता है। इस मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी यानी 6.5 किलोमीटर सुरंग भी है, यानी ये रेल सुरंग है 6.5 किलोमीटर लंबी। इस उद्यम में कर्नाटका, गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य भागीदार है। यानी जो कोंकण रेलवे है किन किन स्टेटों के बीच में है? कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पे मैप में नहीं दे रखा है। ठीक है, तो ये है कोंकण रेलवे से संबंध में। ठीक है, तो बेसिकली कोंकण रेलवे का ये है कि ये एक तो 1998 में इसको शुरू किया गया था
और 760 किलोमीटर लंबा है, और ये 3 स्टेट के बीच में है, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें याद रखनी है। तो एक बार रिकैप करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे, बातें थी, हमने पढ़ी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हमने ये परिवहन के साधन देखे हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने जो इम्पोर्टेंट लाइन पढ़ी थी वो थी कि भारत सड़क जाल में विश्व में दूसरे स्थान पर है, और उसकी लंबाई 62.16 लाख किलोमीटर है। उसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, नागपुर प्लान है वो 1943 में आया था, और 20 वर्षीय योजना है 1961 में आई थी। और नेक्स्ट है हमारा हम्म, राष्ट्रीय राजमार्ग 2% जो कवर करता है कुल लंबाई को, और 40% जो सड़क यातायात है उसका वहन करता है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1995 में हुई। ठीक है, और उसी प्रकार से स्वर्णिम चतुर्भुज है वो, ये लेंथ इतनी है 5846, और उत्तर दक्षिण गलियारे की लेंथ है 4016, और पूर्व पश्चिम गलियारे की लेंथ है 3640। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है 1960 में सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई थी, मई 1960 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे जो अटल टनल है, ठीक है, अटल टनल है वो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी को से बनाई गई है। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट है भारतमाला प्रोजेक्ट। और भारतीय रेल स्थापना यानी जो रेल है, प्रथम रेल है 1853 में मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर चली थी, और प्रेजेंट टाइम में 2019-20 के अनुसार 63,956 किलोमीटर रेल लाइन की लंबाई है। उसी प्रकार से ये रेल हेडक्वार्टर रेल मंडल है, ये इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हमने जो इंपॉर्टेंट देखे थे वो एक बार हम वापस रिकैप कर लेते हैं। ईस्टर्न जो सेंट्रल है वो मुंबई में है, ईस्टर्न है वो कोलकाता में है, नॉर्दर्न है वो नई दिल्ली में, सदर्न है चेन्नई में, और वेस्टर्न है वो मुंबई चर्च गेट में स्थित है। ठीक है, अब दूसरा ईस्ट कोस्ट वाला है वो भुवनेश्वर में स्थित है, नॉर्थ सेंट्रल है वो इलाहाबाद में है, उसी प्रकार से नॉर्थ ईस्टर्न है वो गोरखपुर में है, और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर है वो गुवाहाटी में है। ठीक है, और उसी प्रकार से सिकंदराबाद में है साउथ सेंट्रल, और साउथ ईस्टर्न है वो कोलकाता में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से वेस्ट सेंट्रल है वो जबलपुर में है। ठीक है, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कोंकण रेलवे के बारे में। ठीक है, कोंकण रेलवे 1998 में शुरू किया गया था, 760 किलोमीटर लंबा है, और ये कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र राज्यों के बीच में स्थित है। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज की, और नेक्स्ट सेशन में हम जल परिवहन के साथ में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चलिए, आज के इस सेशन में इतना ही है। थैंक यू।